स्वागत है आपका ध्रुवा क्लासेज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे भाग 11। संविधान का जो संपूर्ण संविधान का लेक्चर चल रहा है उसका हम लोग पढ़ेंगे आज भाग 11। और भाग 11 के चैप्टर का नाम है केंद्र और राज्यों के बीच क्या क्या संबंध है, ये अनुच्छेद बतलाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 245 से 263 तक जितने भी अनुच्छेद हैं इसको इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाग 11 में जो केंद्र, सेंटर और स्टेट है इसके बीच जो संबंध होते हैं एक दूसरे के बीच, तो ये कैसे इन शक्तियों का कैसे बंटवारा होता है, कैसे इनकी शक्तियाँ पता चलती हैं, क्या क्या पावर इनको दिया गया है, तो ये भाग 11 बतलाता है। तो ये भाग 11 इसीलिए बनाया ही गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद न हो, किसी प्रकार का झगड़ा न हो, किसी चीज़ को लेकर, चाहे नदी को लेकर, चाहे जल को लेकर, किसी भी नहर नाले किसी को भी लेकर विवाद न उत्पन्न हो जाए, इसीलिए भाग 11 को बनाया गया है। ठीक है। इसमें केंद्र की शक्तियाँ और राज्य की शक्तियों के बारे में बतलाता है। और ये जो भाग 11 है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, भाग 11 में बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, तो ये कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है संविधान में, तो ये लिया गया है कनाडा से। इसको याद रखिएगा, ये लिया गया है कनाडा से, कनाडा से लिया गया है। तो सबसे पहले हम भारत तो कैसी शासन व्यवस्था है ये पहले जान लेते हैं। भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसका मतलब क्या होता है इस पर भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये भारत हो गया, इसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, एकात्मक है या संघात्मक है, ये डेफिनेशन दिया गया है, इसे आप पॉज करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एकात्मक शासन को देख लेते हैं। इसमें लिखा है जब देश में केवल केंद्र का ही द्वारा शासन होता है तो उसे एकात्मक शासन कहा जाता है। केंद्र के द्वारा ही जब शासन किया जाता है तो एकात्मक शासन होता है। लेकिन संघात्मक में क्या होता है, केंद्रों के द्वारा और राज्यों के द्वारा भी शासन किया जाता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि जैसे ये आप नक्शा दिख रहे हैं, तो इसमें दिल्ली हो गया, इसमें केंद्र की सरकार बैठती है और ये जितने भी राज्य हैं अपना अपना एक शासन व्यवस्था चलाती हैं। मुख्यमंत्री होता है, इसमें राज्यपाल भेजा जाता है। तो यानी इसमें ये कहा गया है कि केंद्र से तो शासन होता ही है, लेकिन ये अलग अलग जितने भी राज्य हैं इनमें अपना एक शासन व्यवस्था है। यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में ये कहा गया है कि ये सिर्फ केंद्रों द्वारा ही शासन किया जाता है, जैसे चीन में किया जाता है, ये केवल केंद्र द्वारा ही शासन किया जाता है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें केंद्र के द्वारा भी शासन किया जाता है और राज्य के द्वारा भी शासन, ये केंद्र के द्वारा भी शासन किया जाएगा और राज्य अपनी अपनी भी शासन कर सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है। तो यही होता है एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ गए। अगर वीडियो देखिए पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 245। 245 क्या कहता है, संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। इसका मतलब क्या है, इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत यानी संसद भारत के सभी राज्य क्षेत्र में, जो संसद होता है भारत के पार्लियामेंट, भारत के सभी राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में, राज्य क्षेत्र के या किसी भी भाग में वो नियम बना सकता है, चाहे जो जैसे नियम हो। ऐसा नहीं कि वो राज्य सरकार के नियम के विरुद्ध के उल्लंघन करता हो, ऐसा नहीं। ऐसा नियम ऐसा इसलिए कहा गया है कि संसद द्वारा क्या होता है, राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किया जाना चाहिए। एक बार और फिर से समझिए, इसमें यह कहा गया है कि संसद जो होता है यानी पार्लियामेंट जो होता है, संसद भारत के सभी राज्य में, किसी भी राज्य क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में या किसी राज्य क्षेत्र के या क्षेत्र के किसी भी भाग में ऐसा कोई नियम बना सकता है। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, तो अगर केंद्र चाहती है कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए, या उनकी जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ऐसा अगर संसद नियम बनाती है तो पश्चिम बंगाल में वो लागू होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। अब चलिए 246 को देखते हैं। संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु। देखिए, जो राज्य के विधान 245 में था कि जो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों यानी जो कानून होता है उसको विस्तार किया जाना चाहिए संसद द्वारा। लेकिन ये जो विधियों का विस्तार किया जाता है इसका विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट कौन कौन से होगी, यानी किस चीज़ पर ये काम करेंगी, तो ये भी तो एक बात है। देखिए, अलग अलग विषयों के आधार पर संसद और राज्यों के विधानमंडल को तीन नियमों के बनाने के लिए तीन सूची में बांटा गया है, तीन सूची में बांटा गया है। देखिए, ये सूची आपको अनुसूची 7 में पढ़ेंगे। ये शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है केंद्र का और राज्यों का, ये अनुसूची 7 में आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये 246 कहता है कि ये जो नियम बनाए गए, तीन सूचियाँ बनाई गई हैं केंद्र के लिए और राज्य के लिए, इसके माध्यम से, तीन सूचियों के माध्यम से ही संसद और राज्य के विधानमंडल ये नियम बना सकते हैं। अब देखिए, संघ सूची में केवल केंद्र नियम बना सकता है, केंद्र सरकार, और राज्य सूची में तीन सूचियाँ होती हैं। जब अनुसूची 7 पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है संघ सूची,
केंद्र स्टेट सूची लिस्ट और समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट होता है। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार नियम बना सकती है। स्टेट में क्या होता है, केवल राज्य सरकार नियम बना सकती है। और समवर्ती सूची में क्या होता है कि इसमें केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट दोनों नियम बनाते हैं। और ये विषय वस्तु क्या होगा, ये अनुसूची 7 में आप लोग देखेंगे। ये जो विषय संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची में, देखिए यदि कोई विषय हो गया, ये तीनों में शामिल नहीं है। जैसे आज का, पहले जब संविधान बनाया गया था तो उस समय इंटरनेट नहीं था, तो साइबर क्राइम भी नहीं हो रहा था। तो उस टाइम ये कहा गया कि मान लीजिए भविष्य में ऐसी कोई विषय वस्तु आ जाता है जिसे संविधान में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो वो भी कौन नियम बना सकता है उस पर, वो उस पर संघ नियम यानी केंद्र सरकार ही बना सकता है। कि सिर्फ संसद को ही अधिकार है कि उस पर नियम बना सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 247, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की संसद की शक्ति। देखिए 247, इसमें कहा गया कि संसद की जो शक्तियां हैं, यानी संसद को ये पावर है कि संघ सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून या किसी भी मौजूद कानून या वर्तमान में जो भी कानून है उससे बेहतर प्रशासन करने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना संसद कर सकता है। इसमें मतलब एक ही चीज़ याद रखिए कि संसद को ये पावर दिया गया है कि अगर इस संसद को लगता है कि किसी राज्य में या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी विषय के लिए यदि कोई एक्स्ट्रा न्यायालय यानी कोर्ट बनाने की आवश्यकता है, यानी जगह कम पड़ रहा है, केस पेंडिंग है, उसको निपटाने की ज़रूरत है, तो संसद को यदि ये सब लगता है तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा कोर्ट भी बना सकता है, ये पारित कर सकता है संसद में। चलिए अब 248 को देखते हैं, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। इसका मतलब क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ का मतलब यही है कि जैसे 246 में हम लोग पढ़े हैं कि 3 सूचियाँ होती हैं, शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के आधार पर किया गया है, संघ के लिए, राज्य के लिए और कॉन्करेंट यानी संघ और राज्य दोनों के लिए। तो इसमें अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ ये दिया गया है कि संसद को उन विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। जैसा कि मैंने आपको इंटरनेट के बारे में एक एग्जाम्पल देकर समझाया हूँ कि अगर संसद को उन विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है, यदि यदि क्या होता है कि राज्य में राज्य सूची और जो कॉन्करेंट सूची है, कॉन्करेंट सूची है इसमें, या चाहे राज्य सूची, केंद्र सूची, या तीनों सूचियों में ऐसा विषय नहीं दिया गया है कि इस पर केवल यही कानून बना सकता है। यानी जब संविधान बनाया गया तो ऐसा नहीं था कि इंटरनेट नहीं था, साइबर क्राइम नहीं हो रहा था, तो ऐसा इस पर सूचियां में नहीं डाली गई थी। लेकिन ये डाला गया था 248 में, ये लिखा गया था कि मान लीजिए भविष्य में ऐसे कोई विषय पर कोई नियम बनाना हो तो वो उस पर केवल केंद्र सरकार ही, यानी संघ सूची में ही केवल केंद्र सरकार ही वो उस पर शक्ति, अपना पावर इस्तेमाल कर सकती है, वो उस पर नियम बना सकती है। जैसे इंटरनेट हो गया, साइबर क्राइम के रिलेटेड हो गया, जैसे कोरोना आता है तो इसके रिलेटेड कोई नियम बनाना हो तब। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि राज्य सूची, ये 249 दिया है, राज्य सूची के विषय में राष्ट्र हित के लिए बनाए जाने का केंद्र द्वारा हस्तक्षेप करने की शक्ति। इसका मतलब देखिए, समझिए, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार ही नियम बना सकती है। तो लेकिन अगर इसके सूची में, राज्य सूची में यदि राष्ट्र हित के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो केंद्र क्या हस्तक्षेप कर सकती है? तो 249 में यदि संसद को ये लगता है कि वो राज्य सूची के विषय में कोई महत्वपूर्ण कानून बनाना हो तो वो कानून बना सकती है। कोई महत्वपूर्ण कानून जैसे बनाना हो तो वो कानून क्या होती है, बना सकती है। सबसे पहले राज्यसभा में क्या होता है, कानून पास कराना होता है राज्यसभा में, फिर से उसे लोकसभा में ले जाना होता है, लोकसभा में फिर से उसे राष्ट्रपति की सिग्नेचर से वो क्या होता है, कानून बन जाता है। लेकिन ये कानून जो होता है 1 साल तक ही लागू रहता है। कब होता है कि यदि संसद को लगता है, केंद्र को लगता है कि जो राज्य सूची में कोई ऐसा विषय है वो राज्य सूची न बनाकर ये केंद्र द्वारा ही ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए कि जो राज्य सूची के विषय में हो। यदि संसद को ये लगता है कि वो राज्य सूची के विषय में कोई महत्वपूर्ण कानून बना सकता है तो वो कानून क्या होता है, केंद्र बना सकता है। यदि संसद को, देखिए फिर से समझिए, थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, समझने में दिक्कत होगा। यदि संसद को लगता है कि राज्य सूची में, ये राज्य सूची हो गया, कि राज्य सूची में कोई ऐसा कानून पहले से दिया गया है, लेकिन संसद को यदि लगता है कि इस कानून में कोई महत्वपूर्ण और कानून इसमें जोड़ देना चाहिए, कोई कानून बनाना हो, तब वो संसद क्या कर सकती है, वो कानून बना सकती है। 249 इसको परमिशन देता है और ये कानून 1 साल तक ही वैध रहता है। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे। चलिए अब जो 250 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है, यदि आपात की घोषणा हो तब राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति। यदि मान लीजिए देश में आपातकाल लग जाता है 368 के तहत, जो भाग 18 में हम लोग पढ़ेंगे, 368 के तहत यदि देश में आपातकाल लग जाता है या राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी राज्य में, तब उसमें जो राज्य सूची के विषय है उसमें कानून कौन बनाने का अधिकार किसको है, वो कानून केंद्र कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। यदि भारत में या उस राज्य के आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी भी विषय में संसद कानून बना सकती है, संसद क्या होती है, कानून बना सकती है। ठीक है, संसद कानून बना सकती है।
ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है शब्दों का, ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए अब 251 देखते हैं। संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधि, ठीक है, बनाई गई विधि और राज्यों के विधानमंडल, आगे लिखिए, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा असंगति, इसको मैं ही लिख देता हूँ। तो देखिए 251 कहता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। इसका मतलब क्या है? यदि अनुच्छेद 249 चलिए देख लेते हैं। यदि अनुच्छेद 249 क्या कहता है? ये केंद्र हस्तक्षेप तो कर ही सकता है किसी राज्य की सूची के विषय में, ठीक है। यदि 249 और 250 ये कानून बनाने आपातकाल के दौरान ये कानून बना सकता है संसद किसी भी राज्य में। तो 249 और 250 के अधीन कोई मान लीजिए कानून बनाने की जो शक्ति है किसको? केंद्र द्वारा, विधानमंडल द्वारा कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गई विधि पर संसद द्वारा उपयुक्त अनुच्छेद के अधीन कानून बनाने की शक्ति है। संसद द्वारा अनुच्छेद 249, 250 ये तो कहता है कि ये संसद कानून बना सकता है, लेकिन राज्यों के जो विधानमंडलों द्वारा जो बनाई गई शक्तियां हैं, कानून है, यदि इन दोनों के बीच बनाए गए कानून में असंगति, मतभेद उत्पन्न होता है, तो इसमें देखिए, इसमें एक दूसरे के साथ समझौता करके उस कानून को केवल संसद का ही मान्य किया जाएगा, ठीक है, केवल संसद का ही मान्य किया जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। 249 और 250 ये परमिशन देता है कि संसद किसी भी राज्य क्षेत्र में या किसी विभाग में कानून बना सकता है, लेकिन यदि मान लीजिए पहले से राज्य सरकार में वो कानून बना दिया गया हो और ये जो कानून संसद बना रहा है, इन दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों के बीच क्या होता है? मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तो ये दोनों आपस में बैठकर ये इस बात को सुलझाएंगे और ये सुलझाने के बाद जो कानून बनेगा वो केंद्र सरकार के ही कानून को मान्य किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब 252 देखते हैं। दो या अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने का संसद की शक्ति। इसका मतलब क्या है? यदि दो या दो से अधिक राज्य हैं, ये राज्य हो गया, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्य हैं के बीच जो संसद द्वारा बनाए गए कानून या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच आपस में टकराव होती हैं, इनके द्वारा बनाए गए कानून, ये एक बार देख लीजिए, ये राज्य हो गया, एक राज्य, दो राज्य या दो से अधिक भी राज्य हो सकते हैं। इनके विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानून, इनके बीच यदि मतभेद हो जाता है, या केवल एक ही राज्य के बीच हो सकता है या दोनों राज्यों के बीच मतभेद हो सकता है संसद द्वारा, तो उन कानूनों के बीच में यदि आपस में मतभेद आ जाती है, तब उन्हीं दो या दो से अधिक राज्यों को सहमति करके, जैसा कि 251 में हम लोग पढ़े हैं अभी, तो सहमति से उस कानून को केवल किसका मान्य किया जाएगा? वो संसद के पास, जो संसद के द्वारा जो बनी कानून है, केवल वही मान्य होगी। तो 252 में ये है। अब 253 कहता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को केंद्र बिना राज्य से पूछे उस राज्य में कानून ला सकती है। ये तो देखिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, समझौता हो गया, संधि हो गया, संधि के ऐसे संबंधित जो विषय हैं, तो इस पर कानून कानून कौन बना सकता है? केवल संसद बना सकता है, यानी केंद्र बना सकता है, संसद बना सकता है, केवल केंद्र बना सकता है। तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा पॉइंट में, भारत में जितने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समझौते, संधि, ऐसे जितने भी संबंधित कानून होंगे, वो उसको सिर्फ केवल संसद कानून बना सकती है। यदि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी से समझौता या संधि हो गया है केंद्र सरकार द्वारा, और उस कंपनी को किसी राज्य में लगवाना चाहती है या किसी राज्य में इन्वेस्ट कराना चाहती है विदेशी कंपनी को, तो राज्य सरकार से बिना पूछे वो केंद्र सरकार ऐसा काम कर सकती है, पूछने भी नहीं जाएगी, और राज्य सरकार इसको मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधित शक्तियाँ होती हैं, ये केंद्र को दिया गया है, यानी संसद को दिया गया है, वो कानून बना सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबा दीजिए और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए दुआ क्लास के नाम से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।